एक युवा है वो केवल रोजगार की तरफ सोचता है, जॉब की तरफ ही सोच रहा है, और आप जो है वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की कंपनी बना करके पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि हाँ, हिंदुस्तानी में क्या दम होता है। कहाँ से आता है इतना जिगर, कहाँ से आता है इस तरह का विजन आपके सामने? आई थिंक सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एम्प्लॉयर बनते हो तो आप कितनी ज़िंदगियों को छूते हैं। जब आप 10 लोगों की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 लोगों की कंपनी चालू करते हैं, इससे कम से कम 40 से 50 जीविकाएं चलती है। एक आदमी जब आपके यहाँ काम करता है वो एटलीस्ट उसके घर में 4 लोग और रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मन में हमेशा रहता है कि आप जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, ये एक तरह से एक सेवा है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। और अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, पर कहीं ना कहीं लोग रिस्क लेने में हिचकिचाते हैं। आज यदि हम हिंदुस्तान की बात करें और हमारी बात करें, आयुर्वेद में 8000 जड़ी बूटी हैं, और 8000 जड़ी बूटी में हमने सिर्फ एक जड़ी बूटी ली जिसका नाम अश्वगंधा है। तो यदि हम सिर्फ एक जड़ी बूटी को लेकर उस पर इतना फोकस करके यदि उसे हम आज दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बोटानिकल्स बना सकें, तो आप सोचिए कि खाली आयुर्वेद में ही कितना पोटेंशियल है। आयुर्वेद में हर्ब्स भी हैं, काफ़ी चीज़ें, मेडिकल सर्विसेज भी हैं, और आयुर्वेद जैसे ही हमारे देश में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने सारे इंडस्ट्रीज़ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये वो दिन दूर है जब हिंदुस्तान तीसरे से, दूसरे से शायद 20, 30, 40 साल बाद हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी बन जाएंगे। बिल्कुल, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो ज़ाहिर सी बात है कि इससे भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिला है और मिल भी रहा है। और लेकिन एक डर होता है, युवा जब बाहर निकलता है, बिजनेस में हाथ डालता है, उसको बड़ा डर सा लगा रहता है कि पता नहीं मैं बर्बाद हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। तो और आप जैसे युवा होते हैं वो उन्होंने एक दुनिया को अंदर जाकर के दिखाया भी, आपने करोड़ों रुपए लगाए और फिर रिस्क भी लिया और चीज़ें करी। तो वास्तव में क्या आपको भी वैसा डर लगा था यार? लगा तो फिर उससे कैसे आप बाहर निकले? आई थिंक शुरू में थोड़ी हिचक सभी को रहती है, किंतु परंतु हमेशा रहता है। लेकिन जो मैंने खुद अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड का 7/8 हिस्सा होता है और कॉन्शियस माइंड 1/8 होता है। तो आप जो सोचते हो वो ही दैट रिफ्लेक्ट्स अर्थ, द यूनिवर्स गिव्स इट बैक। तो यदि आप, मैंने हमेशा बचपन से यही सोचा है कि कोई कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, और यदि आप पॉजिटिवली सोचते हैं कि ये होगा तो वो होता ही है। एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ आपको। जब आप, काफ़ी बार आपने देखा होगा, जब आप रात को सोते हैं, आप, ऐसे लोग कहते हैं कि आप अपने पिल्लो को बोल के सोते हैं कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है। आप अलार्म नहीं भी लगाएंगे तो भी आप देखिए बराबर 6 बजे आपकी नींद खुल जाती है। दैट्स द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सो आई थिंक समवेयर मैंने अपने आप में हमेशा वो बिलीफ रखा। और दूसरा बड़ी चीज़ है कन्विक्शन। यदि आपको खुद पर भरोसा नहीं है, आपके पास कुछ आइडिया है और आपको लगता है कि उस आइडिया में दम है और कन्विक्शन आप में है, तब तो फिर कोई नहीं रोक सकता है आपको। यदि आपको कन्विक्शन आपके अंदर है तो भगवान भी आपको नहीं रोक सकता, और यदि आपको कन्विक्शन आप में नहीं है तो आपको भगवान भी मदद नहीं कर सकता है। सो आई थिंक कन्विक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सिवरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेवर टू गिव अप। आप कोई भी चीज़ शुरुआत में चालू करते हैं तो दिक्कतें आती है, कठिनाइयाँ आती है, लेकिन आई थिंक मैंने हमेशा अपने आप को यही कहा कि यदि ज़िंदगी आपको 7 बार नीचे गिराएगी तो 8वीं बार आप फिर से उठोगे। इफ़ लाइफ पुल्स यू डाउन 7 times, you will wake up the 8th time. And it works because हर अंधेरे के बाद सुबह होती है, हर रात के बाद सुबह होती है। सो परसिवरेंस, आई वुड से, कमिटमेंट एंड कन्विक्शन, यदि ये 3 चीज़ हों तो डेफिनेटली सक्सेस आपके हाथ में है। नोबडी कैन स्टॉप सक्सेस। अच्छा, मैंने जो आपके बारे में सुना है कि आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, और आपके सामने किसी भी शख्स को जो वेस्टर्न हैं, जो बड़ी डीप स्टडी करके आते हैं, वो भी आपके सामने आते हैं और फिर वो भी अपने हथियार डाल देते हैं। तो ये जो पावर आप में है,
वो वास्तव में कैसे आपने जनरेट करी, कैसे आप ये कर लेते हैं इसमें? आई थिंक कन्विक्शन आता है ऑनेस्टी और एथिक्स के साथ भी। इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ और आपको पता है कि आप सब कुछ जो कर रहे हो वो सही है, तो कोई चीज़ की घबराने की ज़रूरत ही नहीं, ना कभी झूठ बोलने की ज़रूरत है, ना कोई चीज़ से घबराने की ज़रूरत है। और जब आपको पता है कि आप ऑनेस्टली, निष्ठापूर्वक जो सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो कन्विक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है, और जब आप में कन्विक्शन आता है तो सामने वाला कन्विंस भी हो जाता है। सो आई वुड से कैरेक्टर लीड्स टू कन्विक्शन, कन्विक्शन लीड्स टू कन्विंसिंग। अच्छा, बात ये आ जाती है कि आपने इक्सोरियल को आज की डेट में, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर एक फार्मा के अंदर नई क्रांति ला दी आपने, और उस क्रांति का आज जो सूत्रधार है वो इक्सोरियल इंक है, और उसको आपने इस लेवल पे बना दिया है कि आज अमेरिकन भी आपकी कंपनी में काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं। यूएस के अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं वो लालायित हैं जुड़ने के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा एक डिज़ाइन किया आपने, पूरा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया, वो कैसे, क्या इसके पीछे आपकी थॉट थी? आयुर्वेद जिस तरह से हम जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और जैसे मैंने कहा आयुर्वेद में इतनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं, उसमें से सिर्फ एक है अश्वगंधा। तो जब हमने इस प्रोडक्ट पर काम किया, इस पर ऑलमोस्ट 14 साल का R&D हुआ है, और जब हमने प्रोडक्ट के रिजल्ट्स देखे तो मन में लगा कि क्यों ना हम इस दुनिया से शेयर करें। जब इतनी खूबियाँ इस एक जड़ी बूटी में और स्पेशली हमारे प्रोडक्ट में, हमारी टेक्नोलॉजी में, तो हमने सोचा कि क्यों ना दुनिया के साथ इसको शेयर किया जाए। इस टेक्नोलॉजी से कितनी ही ज़िंदगियाँ बदल सकती है और बदल रही है। आज भी हमें ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन एक ईमेल आता है किसी देश, कोई देश के कोई कोने के कोई किसी शहर से, कि आपके अश्वगंधा को लेने से हमारी ज़िंदगी बदल गई, मेरे माता पिता एकदम ठीक हो गए। तो कहीं ना कहीं एक संतुष्टि की भावना भी है, एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड भी है कि एक अच्छा प्रोडक्ट है और हम क्यों ना इसको दुनिया के साथ शेयर करें। अच्छा, इन जो जब आप, क्योंकि भारत को लेकर के इन लोगों की थॉट बड़ी अच्छी नहीं हुआ करती थी। भारत को सांपों का देश, मंत्रों का देश, XYZ कहा करते थे। लेकिन भारत की उसी पुरातन जो टेक्नोलॉजी है, आपने उसके अंदर ट्रांसफॉर्म किया, और बाकायदा आपने जो R&D 14 ईयर्स तक R&D उसके अंदर किया, और इसके बाद में आज की डेट में तो US FDA तक आपके प्रोडक्ट्स को अप्रूव कर रहे हैं। तो ये लोग मानने वाले तो नहीं आसान भाषा में, तो वैसे कैसे माने ये लोग? पहली बात तो भारत कभी गरीब देश था ही नहीं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यदि हम हमारे इतिहास को खोल के देखें तो हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इतना रिच कल्चर, इतना रिच हेरिटेज और इतना ही रिच विजडम जो आयुर्वेद आज जो है, ये तो कितने ही हज़ारों सालों से चला आ रहा है। हाँ, इसका एक्सेप्टेंस अभी बढ़ा है लास्ट कुछ मे बी आई वुड से 1 दशक या 2 दशक में। और इसका कारण यह है कि जब आप कोई चीज़ किसी को बेचना चाहते हो तो आपको उसकी भाषा में बात करके बेचना पड़ेगा। आज आप और मैं, हम बिलीव करते हैं हमारे घरेलू नुस्खे, दादी के नानी के नुस्खे, आयुर्वेद सदियों से चला आ रहा है, हम लेते हैं, हमको पता है आयुर्वेद काम करेगा। लेकिन जब आप कोई पश्चिमी देश के लोगों से बात करोगे, उन्हें उस चीज़ का बिलीफ नहीं है। तो इसीलिए हमने उनकी भाषा में उनको समझाया। हमने हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो ट्रेडिशनल विजडम है, उसको हमने मॉडर्न साइंस के थ्रू प्रूव किया। हमने क्लिनिकल स्टडीज़ किए, हमने डॉक्टर्स के साथ टाई अप किया, और हमने प्रूव किया पेशेंट्स में कि ये चीज़ काम करती है, ये जड़ी बूटी काम करती है, और उसको हमने डॉक्यूमेंट किया, और उस साइंस को हमने पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट किया। तो कहीं ना कहीं दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट। और आज आप देखिए कि अब जैसे आपने कहा 65 देशों में, और ये सब विकसित देश हैं, ये जो 65 देश हैं सब के सब विकसित देश है। यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा है, और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे भी हैं ये सब देश। और ये सभी देश आज हमारी अश्वगंधा को हज़ारों प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं।
यूथ अगर कंपनी शुरू करता है, आपने भी शुरू करी, ये एक नया लड़का है वो भी शुरू करता है, और बहुत सारे आज की डेट में स्टार्टअप्स हैं वो बनते हैं ध्वस्त हो रहे हैं, बनते हैं ध्वस्त हो रहे हैं, लेकिन आपके जो इतने फंडामेंटल्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो कैसे आपने उनको स्ट्रॉन्ग किया पहले, और ताकि आप मतलब उत्तरोत्तर प्रगति की है, एक दिन की प्रगति नहीं, उत्तरोत्तर आपने प्रगति की है, लेकिन आज का यूथ भी ऐसे करता है और वो धड़ाम से गिर रहा है, वो गिरे नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए? हार नहीं मानना है. यू डोंट हैव टू गिव अप. जैसे मैंने कहा कि इफ़ लाइफ पुट्स यू डाउन 7 टाइम्स, गेट अप एंड वॉक द 8th टाइम. सो कहीं ना कहीं जब शुरू में कठिनाइयाँ आती है तो जो यूथ है वो निराश हो जाता है और गिव अप कर देता है. तो गिव अप नहीं करना है. यदि आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट में, आपके टेक्नोलॉजी में दम है, तो 100% सक्सेस होना ही है. इवन मेरे लाइफ जर्नी के अंदर यदि मैं करियर की बात करूं तो शुरू के 4-5 साल हार्डली कोई लोग जानते नहीं थे अश्वगंधा क्या है. अश्वगंधा टंग ट्विस्टर था और 5 साल तक कोई हार्डली सेल्स 20-30 लाख का भी अश्वगंधा हमने नहीं बेचा था. तो वो समय ऐसा था जब शायद मैं भी गिव अप कर देता, पर मुझे पता था कि यदि प्रोडक्ट में दम है तो 100% ये आगे जाएगा और आगे बढ़ेगा. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि परसिवरेंस इज़ द की. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. खुद में विश्वास रखिए, खुद के प्रोडक्ट में विश्वास रखिए. सो 100% थिंग्स विल टर्न पॉजिटिवली. अच्छा, एक चीज़ और होती है कि इंसान जब आगे बढ़ता है उसका सपोर्ट करने के लिए टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. आपका टीम को लेकर के क्या कहना है? कैसे आपने टीम को अपना इस लेवल का बिल्ड किया कि वो भी आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए कैपेबल हो गई है और आज की डेट में वो भी बहुत वेल स्ट्रांग आपको सपोर्ट दे रही है वेबसाइट से? डेफिनेटली टीम, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है. अच्छी टीम की ज़रूरत है. इसका मतलब ये नहीं कि आपको सैकड़ों लोग रखना है, हज़ारों लोग रखना है. जब प्रगति हो जाए तब डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोग रखने चाहिए. मेरी सोच भी है, और मैं शायद कुछ हटके एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमने जब हमारा 5th मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी लगाया रिसेंटली अश्वगंधा का, हमारे 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 5वां लगाया, तब हमारे कंसल्टेंट्स ने कहा कि आप पूरा ऑटोमेटेड प्लांट लगा दीजिए, जिससे खाली 40-50 लोगों से काम हो जाएगा पर पूरा प्लांट ऑटोमेटेड होगा. पर हमने ये डिसीजन लिया कि हम नहीं, पूरा इसको ऑटोमेटेड नहीं करेंगे. हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, और आज हमारे 5th मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कम से कम 400 लोग की रिक्वायरमेंट है. आज वो 400 लोग हमारे यहाँ काम करेंगे तो कम से कम 400 घर के चूल्हे जलेंगे और 1500 लोगों के पेट में रोटी जाएगी. तो आई थिंक वो कॉन्शियस डिसीजन था हमारा कि हमको, शायद हम ऑटोमेटेड करते तो हमारे पैसे बच जाते, लेकिन somewhere you are answerable to your country, to your motherland, and you have to give it back. तो ये एक बात है. अच्छा, एक चीज़ ये है कि ये जो चीज़ आपने बताई है वो आती है संस्कार जो होते हैं, और आपको जो संस्कार हैं वो मिले हैं श्रीमती भगवती बलदवा जी के, महेश जी बलदवा जी के, और जो अपने आप में बड़ी हस्ती हैं. कैसे उनकी परवरिश का असर आपके ऊपर देखने को मिला है? मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा जन्म इन पेरेंट्स पे हुआ, और बचपन से ही हमेशा अच्छे संस्कार मिले. एक बच्चा हमेशा अपने माँ बाप को देखकर वही सीखता है जो वो करते हैं, और मैंने बचपन से मेरे माँ बाप को देखा. पापा बहुत मेहनती थे और कभी कोई बुरी आदतें नहीं थी. खैर, ये बोलना सही नहीं है कि यदि कोई शराब पीता है तो बुरा है, पर कभी मुझे उस चीज़ की कभी इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि कभी मैंने देखा मेरे पिता ने ना कभी शराब का सेवन किया, ना कभी सिगरेट पिया, ना कभी कोई गलत आदतें थी. तो उसी को देख के मैं बड़ा हुआ, और आई थिंक वो संस्कार आप में आते ही हैं. बचपन से उनका जुड़ाव हमेशा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से रहा है, वो बाल स्वयं सेवक रहे हैं. तो हमेशा परिवार में प्रचारकों का आना जाना रहा है, और कहीं ना कहीं ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इन प्रचारकों के देख रेख में मेरी परवरिश हुई.
अच्छे संस्कार मिले। मम्मी ने हमेशा पूजा पाठ में हमेशा बिलीव करती थी और करती है आज भी। तो आई थिंक जो क्वालिटीज़ इंटेग्रिटी की है, एथिक्स की है, हमेशा यही सिखाया कि किसी के दुख में दुख हो और जब कोई उन्नति करे तो उसको देख के सुख की अनुभूति होनी चाहिए। तो हमेशा वही लगता है, यदि किसी को मैं देखता हूँ आज कोई सक्सेसफुल होता है तो कभी वो जलन की भावना आती ही नहीं है। अच्छा लगता है कि अरे यार वो प्रगति कर रहा है। और यदि कोई ख़राब समय से गुज़र रहा है, कोशिश यदि होती है कुछ कर सकें तो करें, पर एटलीस्ट मन में दुख की अनुभूति होती है। और यही इच्छा, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उसका समय टल जाए और अच्छा समय आ जाए। जब आप मतलब परोपकार से रिलेटेड जो काम करते हैं, तो परिवार में किस तरह से ये जो डिसीजन मेकिंग है कि हाँ हमें ये पर्टिकुलर काम है इसमें करना चाहिए, क्योंकि आपके सारे के सारे काम हैं परोपकार को लेकर के बहुत सारे हैं, जिसमें मंदिर निर्माण से लेकर के एजुकेशन से लेकर के आपने अभी हेल्थ को लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा कुछ करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, प्लस आपने कई सारी ऐसी चीज़ों का चयन किया है, जैसे आप गौशालाओं को बहुत ज़्यादा डोनेशन देते हैं, वहाँ पे गायों की रक्षा के लिए काम करवाते हैं। तो ये जो सारा का सारा जो प्रोसीजर है, एक तरीके से परिवार बिजनेस के बारे में ज़्यादा फोकस करता है, बट आप परोपकार को लेकर के बहुत सारे डिस्कशन करते हैं, तो परिवार में सारे लोग बैठ कर के किस तरह से ये डिसीजन लेते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। खुद पे तो बहुत लोग खर्च करते हैं और मैं ये नहीं कहता कि खुद पर खर्च नहीं करना चाहिए। मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि खुद पर भी खर्च करो और आपके सराउंडिंग में जो सबका समाज है, राष्ट्र है, उन पर भी खर्च करो। ऊपर तो कुछ जाएगा नहीं, सब कुछ यहाँ का यहाँ रह जाएगा। शायद क्या पता 2 घंटे बाद मैं रहूँ नहीं रहूँ, आप रहें नहीं रहें, इस ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। और आई थिंक कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया। 2020 में जो दुनिया ने देखा, तो लगता है यही कि जितनी आप कितने लोग हों या पशु भी हों, यदि उनके लाइफ में आप कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकें, आपके छोटे से चीज़ से यदि किसी की ज़िंदगी बदल जाए, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है कि जब आप इस दुनिया से जब छोड़ के जाएं, तो लास्ट समय में एक सुख की अनुभूति, संतुष्टि की अनुभूति होनी चाहिए कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया। तो परिवार के अंदर हमेशा ही वो माहौल रहा है बचपन से। जब इनफैक्ट स्ट्रगल का टाइम था, तभी भी मुझे याद है कि सामर्थ्य से जो कुछ भी मम्मी पापा कर सकते थे उन्होंने किया। और आज भी जब कोई भी आता है हमारे घर पे, हमारे ऑफिस, तो खाली हाथ कभी नहीं जाता है, क्योंकि हर इंसान कुछ न कुछ अपेक्षा लेकर आता है। और आई थिंक मुझे मेरी मम्मी ने भी हमेशा यही सिखाया कि बेटा, भगवान जब तक आपको दे के रखता है, यदि आपको सामर्थ्यवान बनाया है, तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि कभी कोई खाली हाथ ना जाए। तो परिवार में भी जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो मम्मी पापा चर्चा करते हैं, डिस्कस करके पूछते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। तो हम तो यही कहते हैं, मैं और मेरी वाइफ, की पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको लगता है सही है तो करना ही चाहिए उसमें। पापा का धर्म के प्रति रुचि बहुत है, तो इसीलिए मंदिरों का निर्माण, ताकि संस्कार मिल सकें, भवनों का निर्माण करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने किया है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट एजुकेशन और हेल्थ को लेकर है। मुझे लगता है कि यदि शिक्षा और स्वास्थ्य, यदि इन फील्ड्स में हम यदि किसी का योगदान कर सकें, सो दैट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू मी। और यही प्रार्थना है कि आगे जाके हम अच्छे इनिशिएटिव्स लें और दुनिया के साथ हमारी खुशी बांटें। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और इसके साथ में एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी जैसे आपने पूरे दुनिया के अंदर भारत की हर्बल फार्मा को एक स्थापित कर दिया है, तो आगे क्या कुछ ऐसे बड़े प्लान्स हैं जिससे देश जो है वो फलीभूत होने वाला है? मुझे लगता है हमने तो अभी 1% भी पोटेंशियल टच नहीं किया है। डेफिनेटली पिछले कुछ वर्ष बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। हज़ारों करोड़ों का इनकम। अच्छा ये लगता है कि जब US डॉलर्स हमारे देश में आते हैं, दैट अफेक्ट्स आवर इकोनॉमी, इट्स गुड फॉर इकोनॉमी। तो
पर मुझे लगता है कि फ्यूचर में पोटेंशियल बहुत है। हमने, जहाँ तक मुझे लगता है, हमने 1% भी मार्केट पोटेंशियल को टच नहीं किया है। तो अभी भी आगे बहुत कुछ करने को है इसी एक जड़ी बूटी को लेकर भी। और दुनिया काफ़ी बड़ी है, 180 देश हैं, हम तो खाली 60-65 देशों को टच किए हैं। दुनिया तो अभी मेन जो कंट्रीज़ हैं वो तो बाकी पड़ी है। और जैसे अश्वगंधा के भी इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, राइट फ्रॉम फूड एंड बेवरेज, डाइटरी सप्लीमेंट्स, स्पोर्ट्स में इसका एप्लीकेशन है, पशुओं के लिए, पेट्स के लिए एप्लीकेशन है, कॉस्मेटिक्स के लिए। तो मुझे लगता है बहुत कुछ करने को है। और हाँ, फ्यूचर में हम कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाले हैं जिस पे रिसर्च पिछले काफ़ी वर्षों से चल रहा है। तो अगले वर्ष हम एक और नई जड़ी बूटी लॉन्च करेंगे। वो ऐसी है, जब अश्वगंधा हमने चालू की थी 2011 में, जब लोग जानते ही नहीं थे। 11 वर्ष लग गए अश्वगंधा को दुनिया का, स्पेशली अमेरिका में, नंबर 1 हर्ब बनाने में। शायद इस जड़ी बूटी को 4-5 साल लगे बनाने में। आपको भी लगता होगा कि अभी जो अमेरिकन सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी अश्वगंधा की बात करते हैं, हालांकि उनकी टंग थोड़ी सी दूसरी तरफ से घूमती है, लेकिन फिर भी वो अश्वगंधा को जब प्रोनाउंस करते हैं तो बड़ा एक इंडिया का जो एक अलग सा एक आनंद सा अनुभव होता होगा आपको भी। तो वहाँ के लोगों को जब आपने ये सारी चीज़ें बताई, वहाँ की सेलिब्रिटीज़ को ये सारी चीज़ें उनको इन्वॉल्व, तो उनका रिएक्शंस कैसा था? पहला तो जब हमने अश्वगंधा को लॉन्च किया तब हमने इसका संस्कृत नहीं रखा। आप यदि देखें, दुनिया में जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं उन सब के साइंटिफिक नेम से लोग जानते हैं। जैसे टर्मरिक, कोई हल्दी नहीं कहता है। बकोपा, ब्राह्मी को बकोपा के नाम से जानते हैं। या बहुत सारी जड़ी बूटियाँ से, एलोवेरा या तो, पर हमने शुरू से ही सोचा कि हम हिंदुस्तान में जो हमारा संस्कृत का नेम है, हिंदी नेम है, हम उसी से मार्केटिंग करेंगे। और इसलिए हमने अश्वगंधा ही उसको नाम रखा। ब्रांड का नाम भी KSM 66 और साथ में अश्वगंधा भी रखा। दिक्कत होती है, उनको आज भी प्रोनाउंस करना ठीक से नहीं आता है, लेकिन जब वहाँ के लोगों ने इसके बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस किया, आप बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग कर सकते हैं। शायद एक बार आपका प्रोडक्ट बिक जाए, यदि पर प्रोडक्ट में दम नहीं हो तो वो दूसरी बार कोई ख़रीदेगा नहीं उसको। और आज ये आलम है, स्पेशली अमेरिका में, कि वहाँ के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, देखिए अमेरिका कल्चर बहुत अलग है। वहाँ पर लोगों में इतना स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल वहाँ की जो है बहुत डिफरेंट है, वहाँ के जो लोगों के हैबिट्स हैं। ऑल्सो एक और बड़ा फैक्टर है कि अमेरिका में इंश्योरेंस प्रीमियम्स बहुत हाई होते हैं, तो लोग बीमार ही नहीं पड़ना चाहते हैं। यदि आप बीमार पड़ जाओ तो आपके जो हॉस्पिटल बिल आते हैं उसी से आदमी कभी ऊपर नहीं उठता है। तो अपॉर्चुनिटी भी थी आयुर्वेद की वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पूरा फोकस प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर की तरफ है। हिंदुस्तान में लोग आयुर्वेदिक जड़ी बूटी लेते हैं क्यूरेटिव पर्पस के लिए, कि हम यदि बीमार हैं, हमें डॉक्टर बोलता है कि आप ये ले लीजिए तो हम ले लेते हैं। पर अमेरिका में लोग बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, इसीलिए 10 में से 8 अमेरिकन कोई ना कोई हर्बल सप्लीमेंट लेते हैं हर दिन। वो उनके दिनचर्या का हिस्सा है। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। और आयुर्वेद यहाँ पर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि आयुर्वेद ट्रेजर ट्रोव है और हर मर्ज का इलाज है आयुर्वेद के अंदर, और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो वहाँ की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, है तो वो भी इंसान, और वो भी इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स का। उन्होंने हमारा अश्वगंधा भी ट्राई किया। और आज यदि आप इंटरनेट पे जाएं तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अश्वगंधा के बेनिफिट्स का बखान करते हैं। तो कभी वो लोग मजाक बनाया करते थे और आज की डेट में वो पूरी तरह से भारत को सैल्यूट कर रहे हैं, और उसमें आप जैसे यूथ का एक बहुत बड़ा विज़न है, जिसको ज़ाहिर सी बात है प्रधानमंत्री तो सैल्यूट करते हैं, हम जैसे लोग भी आपके इस विज़न को सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपके बेस्ट विशेस हमेशा यूं ही बने रहें और हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर हो, यही आशा है। थैंक यू। थैंक यू।